Hello everyone, welcome back to your channel Knowledge with CK. Please like, subscribe and share if you like this video. This video is about G7. अचानक से G7 ग्रुप की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि G7 ग्रुप जो है अभी बहुत ही चर्चा में है। क्यों है चर्चा में? बताते हैं आपको क्या स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी इस ग्रुप की जो मीटिंग होनी थी यानी कि जून में जो होनी थी कहाँ पर, अमेरिका में, इस मीटिंग को फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। और अब जब इसकी समिट होगी सितंबर में, अभी जो डेट दी गई है वो सितंबर के अकॉर्डिंग दी गई है, उसमें भारत को इसका हिस्सा फ़िलहाल सिर्फ इनवाइट करने की बात की है। वहाँ पर इनवाइट करने के बाद हो सकता है भारत इसका हिस्सा बने। इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समिट होने वाला है इंडिया के लिए। G7 ग्रुप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्या स्पेशल है, देखते हैं आगे। कंट्रीज़ के नाम देखिए आप, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, कनाडा। कंट्रीज़ के नाम देख के ही आप समझ गए कि वर्ल्ड की जो बेस्ट इकोनॉमिक पावर्स हैं वो सारे पावर्स इस ग्रुप में हैं, यानी कि G7 ग्रुप में। आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये फाइनेंशियल ग्रुप है। ये फॉर्मल ग्रुप है, यानी कि इसका कोई ऑफिस नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। हर साल ये देश अलग अलग जगह, अलग अलग देश इसको होस्ट करते हैं, इसके समिट को। हर देश इसको होस्ट करेगा, जो भी इसके मेंबर हैं। वहाँ पे इनके बीच में बातचीत होती है, क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। तो इन कंट्रीज़ को देख के आप ये तो समझ गए कि ये बहुत ही स्पेशल ग्रुप है। इसकी स्पेशलिटी के बारे में मैं और क्या बताऊँ। देखिए, पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस जीडीपी का 46% हिस्सा अकेला इन कंट्रीज से है। 46% गाइस, यानी कि अबाउट 50% हो गया अगर हम देखें तो। 46% अपने आप में एक बहुत बड़ा रेशियो है। और क्या है, पूरी दुनिया की जितनी एसेट्स है, जितनी संपत्ति है, उसका 62% अकेले इन कंट्रीज़ के पास है। लुक गाइस, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। देन वर्ल्ड की जो आबादी है, यानी कि जो पॉपुलेशन है, उसका केवल 10% ये होल्ड करते हैं। 10% आबादी, लेकिन संपत्ति देखिए 62%। जीडीपी में रेशियो देखिए, हिस्सेदारी देखिए 46% गाइस। और पूरी दुनिया का जो एरिया है उसका ये 15% होल्ड करते हैं। ये 2 पॉइंट आपको बताते हैं कि ये ग्रुप जो है वो कितना पावरफुल ग्रुप है। अभी देखिए, जब ये ऑर्गेनाइज हुआ था, यानी कि ग्रुप जब बना था, तब इस ग्रुप में 6 कंट्रीज थी जिनको मैंने अभी ग्रुप में किया है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। पहली समिट हुई थी इसकी फ्रांस में। कब हुई थी? 1975। 1975 में हुई थी, नवंबर 15 टू 17। पहले मीटिंग इनकी यहाँ पर हुई थी। उसके बाद अगले साल, यानी कि कब, 1976 में कनाडा भी क्या बन गया, इसका हिस्सा बन गया, और ये ग्रुप क्या हो गया, G7 हो गया। 1988 ये ग्रुप G8 भी हुआ था। कौन जुड़ा था इनसे? इनसे जुड़ा था रूस। 1988 में इस ग्रुप के साथ, यानी कि G7 के ग्रुप के साथ 1988 में रूस भी जुड़ा था, लेकिन बाद में 2014 में, यानी कि 2014 में क्रीमिया से, मतलब जो आपका यूक्रेन एक कंट्री है, उसमें क्रीमिया नाम का एक जगह है जिसको रूस ने यूक्रेन से ले लिया था। उसके बाद इस ग्रुप से इसे निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि इस ग्रुप का मोटो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एमरजेंसीज़ हैं। देश में होने वाली जो बीमारियां होती है, या देश में होने वाले कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, नेचुरल प्रॉब्लम्स जो होती है, नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं एक तरह से, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ा जाए, वो इस ग्रुप का कुल मिलाकर मोटो है। लेकिन रूस की इस हरकत ने रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया। हालांकि अमेरिका अभी भी यही चाहता है कि रूस इस ग्रुप का हिस्सा बना रहे, बट मेजॉरिटी ऑलवेज विन। जब वोटिंग होती है, जिस चीज़ को मेजॉरिटी जाती है वही बात को माना जाता है। आगे चलते हैं। G7 है क्या? G7
मैं कंट्रीज़ के नाम आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ये खुद को क्या मानता है, कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ मानता है, यानी कि मूल्यों को आदर करने वाला मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। देख लीजिए ये ग्रुप किस लिए बना है। हालांकि हर साल इसके समिट पे विरोधाभास रहता है, इसको खूब क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये ग्रुप कोई काम नहीं करता, लेकिन ग्रुप ये दावा करता है कि ऐसा नहीं है, ये ग्रुप काफ़ी काम करता है। मैं बता चुकी हूँ कि पहले ये 6 देश थे 1975 में, बाद में कनाडा इसका समूह बन गया और ये बन गई क्या, G7। ये जो G7 कंट्रीज़ हैं इसके फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं और इनके ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर ये लोग डिस्कस भी करते हैं। प्रत्येक सदस्य बारी बारी इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। लास्ट ईयर यानी कि 45th इनका जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो भी कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। फ्रांस कब हुआ था, 24 to 26 अगस्त 2019। हर साल इनकी मीटिंग होती है। इस साल कहाँ होनी थी, इस साल होनी थी 12 to 14 जून अमेरिका में, लेकिन फ़िलहाल उसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, सितंबर तक ले जाया गया उसको। आगे क्या सिनेरियो बनता है वो आगे पता चलेगा। और इस बार इसमें शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। इससे पहले भी अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस बार मोदी जी को भी किया जा रहा है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ट्रम्प की प्लानिंग ये है कि भारत इस ग्रुप का हिस्सा बने। सोचो कितना बड़ा ग्रुप है ये, फाइनेंशियल रूप से कितना स्ट्रांग है ये ग्रुप। अगर भारत इस ग्रुप का हिस्सा बन गया तो अपने आप में भारत इकोनॉमिक फोरम पे बड़ी कंट्रीज़ में शामिल हो जाएगा, इकोनॉमिक रूप से वो सशक्त हो जाएगा। आपने कभी ये सोचा कि चाइना भी एक बहुत बड़ी कंट्री है और देखा जाए तो जीडीपी में उसका रेशियो भी बहुत अच्छा है, उसके बावजूद वो इसका हिस्सा नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है और अब जो कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम्स हुई है, चाइना का इसमें शामिल होना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ऐसा लग रहा है। आगे क्या हो सकता है ये तो आगे वाली मीटिंग ही बताएगी, बट उम्मीद है कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया भी इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ये ग्रुप क्या बन सकता है, G11 ग्रुप बन सकता है। जी हाँ, मैंने नाम लिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस वापस जुड़ सकता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्रम्प खुद चाहते हैं कि रूस वापस जुड़े, और साउथ कोरिया ये कुछ देश हैं जो इससे जुड़ सकते हैं और ये ग्रुप क्या बन सकता है, G11 ग्रुप में चेंज हो सकता है। अच्छा ये चीज़ और देखिए, क्वेश्चन पूछने लायक है कि इस बार शिखर सम्मेलन की चर्चा का विषय क्या है। तो चर्चा का विषय क्या है, असमानता के खिलाफ लड़ाई फिलहाल अमेरिका में जारी है। अब देखते हैं इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और इस टॉपिक पे किस तरह से क्या बात हो सकती है। हालांकि लास्ट ईयर जब समिट हुआ था तो ट्रम्प अलग थलग पड़ गए थे बाकी देशों से। अब इस बार असमानता की लड़ाई टॉपिक भी ऐसा है और प्रॉब्लम भी अमेरिका में कुछ ज़्यादा ही है। देखते हैं क्या होता है। गाइस, मैं आज का टॉपिक यहीं फिनिश कर रही हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे जवानों के पास बुलेट है दूसरे देशों से लड़ने के लिए, स्पेशली मैं इस वक्त चाइना की बात कर रही हूँ। हमारे पास बुलेट ना सही गाइस, वॉलेट ज़रूर है और बैलेट ज़रूर है। प्लीज़ फ़िलहाल अपने वॉलेट का इस्तेमाल करें, जितना हो सके चाइना को बायकॉट करें, स्पेशली मोबाइल के ज़रिए। हम लोगों की समस्या ये है कि हम गुस्सा और नफ़रत बहुत ही कम समय के लिए पालते हैं, यानी कि एक बार हम डिलीट कर देंगे, कुछ दिनों के बाद फिर से हमारी इच्छा जाग जाएगी कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे अकेले के डिलीट करने से क्या होगा, बाकी तो कर ही रहे हैं ना। तो हम उसको क्या करेंगे, वापस इंस्टॉल कर लेंगे। बट प्लीज़ गाइज, कंट्रोल योर सेल्फ एंड डोंट डू दिस। जितना हो सके चाइना को बाइकआउट करो। चाइना हमारे देश से हर साल करीब करीब 5 लाख करोड़ का बिजनेस करता है, यानी कि हमसे वो इतना कमाता है। सोचो हम इतनी कमाई उसे क्यों दें, और उस कमाई का वो क्या मिसयूज़ कर रहा है,
इन दिनों आप लोग उसे देख ही रहे हैं, तो जितना हो सके प्लीज़ बायकॉट चाइना। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, subscribe and share if you like it. Thank you and have a wonderful time ahead.